सभी को मेरा नमस्कार। मैं विशाल सोलंकी अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय विशाल सोलंकी को लेकर एक बार फिर आपके सामने आया हूँ। शुरुआत में हम प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने सल्तनत काल के ऐतिहासिक ग्रंथों का भी विवेचन किया था। आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए मुगल कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ। 1206 से लेकर 1526 तक का जो काल था वह सल्तनत काल कहलाता था। 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को पराजित करने के साथ ही भारत में सल्तनत कालीन सत्ता समाप्त हो गई और उसके स्थान पर नवीन मुगल सत्ता स्थापित हो चुकी थी। बाबर, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह पिता की तरफ से तैमूर और माता की तरफ से चंगेज खां का वंशज था, यानी कि उसमें उस आक्रांताओं का खून था जिनका एक ही उद्देश्य था तबाही मचाना, आक्रमण करना, राज्यों को जीतना और वहाँ से अधिक धन प्राप्त करना। ऐसा नहीं है कि 1526 में ही बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। इससे पहले भी बाबर भारत पर आक्रमण करने का प्रयास कर चुका था, लेकिन 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के साथ ये निश्चित हो चुका था कि भारत में इस्लामिक सत्ता जो सल्तनत काल की थी उसकी समाप्ति के बाद एक और इस्लामिक युग का शुरुआत हो रहा है और वह मुगल काल कहलाता है। आज हम पढ़ेंगे कि मुगल काल में कौन से ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथ थे, कौन से ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज थे जिनके माध्यम से हमें मुगल काल की जानकारी मिलती है। तो आज हम शुरुआत करते हैं मुगल कालीन ऐतिहासिक ग्रंथों की। चूँकि बाबर मुगल काल का पहला शासक था, इसलिए बाबर के बारे में जिन ग्रंथों से जानकारी मिलती है उन ग्रंथों में सबसे पहला है बाबरनामा, जिसे तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है। वास्तविक रूप में यह बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, जो तुर्की भाषा में लिखी गई है। कई बार कंपटीशन में प्रश्न आता है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है, तो यह तुर्की भाषा में लिखी गई है। मुख्य रूप से मुगल काल के जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे उनमें से अधिकतम ग्रंथ फारसी भाषा में लिखे गए हैं, क्योंकि फारसी जो है वह मुगलों की दरबारी भाषा मानी जाती थी। तो तुर्की में बाबर के द्वारा तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा लिखा गया था। अकबर का दरबारी विद्वान था अब्दुल रहीम खान खाना। इसके द्वारा बाबरनामा को फारसी में बाद में अनुवाद भी किया गया था। ये भी प्रश्न आता है कि बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, तो वह है रहीम या अब्दुल रहीम खान खान। बाबर ने अपनी इस आत्मकथा में भारत से संबंधित इसकी प्राकृतिक व्यवस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्थाएं, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यह माना जा सकता है कि मुगल काल के लिए सबसे अधिक यदि कोई ऑथेंटिक बुक मानी जाती है तो वह बाबरनामा है। इसी बाबरनामा को उर्दू भाषा में 1924 में अनुवादित किया था मिर्जा नासिरुद्दीन अहमद के द्वारा। यह आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको सामान्य बुक्स में या किताबों में यह जानकारी नहीं मिलेगी। 1924 में मिर्जा नासिरुद्दीन अहमद के द्वारा उर्दू भाषा में भी बाबरनामा को अनुवादित किया गया था। तो बाबर से जुड़ी हुई दूसरी एक पुस्तक है तारीख ए रशीदी, जिसे बाबर के ही चचेरे भाई मिर्जा हैदर ने लिखी थी। यह 2 खंड में है, 2 वॉल्यूम में है। तारीख ए रशीदी में भी बाबर से पहले और बाबर के समय की भारत की महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। तो बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण 2 ही ग्रंथ है, एक बाबरनामा, दूसरी तारीख ए रशीदी। बाबर के बाद 1530 ईस्वी में उसका पुत्र हुमायूं शासक बना था। तो हुमायूं के काल से संबंधित, वैसे माना जाता है कि हुमायूं कभी भी एक जगह टिककर नहीं रहा। 1530 से लेकर 1556 तक का काल हुमायूं का काल कहलाता है, लेकिन इन 26 सालों में हुमायूं ने कभी भी अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत करने की ओर ध्यान नहीं दिया। हालांकि फिर भी उसके काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ मिलते हैं। उन ग्रंथों में सबसे पहले है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा हुमायूं की ही चचेरी बहन गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। याद रखिए, चचेरी बहन, जो हुमायूं के ही सौतेले भाई हिंदाल की सगी बहन थी। इसी गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा लिखा गया है।
वास्तविक रूप में देखा जाए तो गुलबदन बेगम के द्वारा अपने अनुभवों पर आधारित, अपनी याददाश्त पर आधारित ही इस ग्रंथ में हुमायूं से संबंधित बहुत सी घटनाएं लिखी हैं। उसने जितना लंबा समय दरबार में गुजारा था या महल में गुजारा था या रनिवास में गुजारा था अंतःपुर में, उन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी गुलबदन बेगम के इस हुमायूंनामा से मिलती है। तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा हुमायूं के शासनकाल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली कुछ पुस्तकें खंड-मीर, जिसे गैसुद्दीन अहमद के नाम से भी जाना जाता है, उसके द्वारा लिखी गई थी। इन पुस्तकों में है कानून-ए-हुमायूनी, रोज़-तुस्सफ़ा, हबीबुस्सियर और दस्तुरूज। इसने भी हुमायूं की व्यवस्थाओं को नज़दीक से देखा, इसलिए हुमायूं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी खंड-मीर के द्वारा लिखे गए इन ग्रंथों से मिलती है। एक और पुस्तक जो हुमायूं के शासनकाल से संबंधित है, तज़किरात-उल-वाक़ियात। इस ग्रंथ की रचना जौहर आफ्ताबची के द्वारा की गई है। यह माना जाता है कि जौहर आफ्ताबची हुमायूं का खास सेवक था, इसलिए उसने हुमायूं के जीवन को, उसकी लाइफ स्टाइल को बहुत अधिक नज़दीक से देखा था। इसलिए जौहर आफ्ताबची द्वारा लिखा गया ग्रंथ तज़किरात-उल-वाक़ियात भी हुमायूं के इतिहास से संबंधित जानकारी देने में महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। मुगल काल के सबसे अधिक योग्य और कुशल प्रशासक, सबसे महान शासक अकबर के काल में भी कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए थे। यह माना जाता है कि अकबर विद्वानों का आश्रयदाता था। उसने अनेक विद्वानों को अपने दरबार में शरण दे रखी थी। इन्हीं विद्वानों में से एक था अबुल फजल अल्लामी। अबुल फजल अल्लामी के द्वारा अकबर के काल से संबंधित दो महत्वपूर्ण ग्रंथ रचे गए थे। पहला है अकबरनामा, दूसरा है आईने अकबरी। यह माना जाता है कि आईने अकबरी अकबरनामा का ही सेकंड पार्ट है। अकबरनामा में अबुल फजल के द्वारा तैमूर, बाबर, सूरवंश और हुमायूं से संबंधित जानकारी पहले भाग में दी गई है। दूसरे और तीसरे भाग में अबुल फजल के द्वारा अकबर के शासनकाल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। क्योंकि अबुल फजल अकबर का दरबारी विद्वान था। अबुल फजल को मुगल काल का इतिहासकार भी कहा जाता है, क्योंकि अबुल फजल अकबर के प्रति पूरा तरह से ग्रसित था। तो हो सकता है कि उसके ग्रंथों में अकबर की बातों को या अकबर के कारनामों को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहा गया, लेकिन फिर भी इतना होते हुए भी अबुल फजल के द्वारा लिखे गए इन ग्रंथों से अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था, उसके साम्राज्य विस्तार, उसके निजी जीवन, उसके सांस्कृतिक व्यवस्थाएं, उसके द्वारा जो धर्म चलाया गया था, दीन इलाही, प्रांतीय व्यवस्थाएं, साम्राज्य विस्तार, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी इन ग्रंथों से मिलती है। अकबर के ही दरबार का एक और विद्वान था अब्दुल कादिर बदायूनी। यह माना जाता है कि यह अकबर का बहुत बड़ा आलोचक था। अबुल फजल और फैजी अकबर के जितने बड़े समर्थक थे, बदायूनी उतना ही बड़ा आलोचक था, लेकिन फिर भी उसने अकबर के जीवन काल से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां अपने ग्रंथों में ली है। मुंतखब-उत-तवारीख उसके द्वारा लिखा गया पहला ग्रंथ है, जिसके 3 वॉल्यूम हैं। किताब-उल-अहदीस, बहर-उल-अस्मार, मज़्म-उल-बुल्दान, ये कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जो अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा लिखे गए हैं। इनमें अकबर से संबंधित किसी प्रकार की अतिशयोक्ति का उल्लेख नहीं किया गया है। जैसा उसने देखा वैसी ही उसने अपने ग्रंथों में रचनाएं की है। अकबर से संबंधित एक ग्रंथ मिलता है तबकात-ए-अकबरी। तबकात-ए-अकबरी अकबर के काल की जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ इसलिए माना जा सकता है कि इसके लेखक निजामुद्दीन अहमद ने इस ग्रंथ को 9 वॉल्यूम में लिखा है। तो कहीं ना कहीं बहुत मुगल काल की शुरुआत से लेकर अकबर और उसके बाद के टाइम पीरियड के बारे में भी उसने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। यह ग्रंथ इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है कि निजामुद्दीन अहमद ने इस ग्रंथ को लिखने से पहले 28 ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन किया था, जो मुगल काल और सल्तनत काल से संबंधित थे। इसलिए इन सभी ग्रंथों को रेफरेंस लेकर निजामुद्दीन अहमद के द्वारा तबकात-ए-अकबरी लिखा गया है, जो वास्तव में एक
ऑथेंटिक बुक मानी जा सकती है। अकबर का समय और इससे पहले के शासकों के द्वारा जो भी कार्य किए गए थे उन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी इसमें मिलती है। अकबर के बाद उसका पुत्र जहांगीर शासक बना 1605 में। जहांगीर की रुचि केवल दो ही चीज़ों में थी, एक चित्रकारी, दूसरी शराब। इसलिए जहांगीर के दरबार संबंधी सभी फैसले उसकी बेगम नूरजहां के द्वारा ही लिए जाते थे। लेकिन फिर भी जहांगीर से संबंधित कुछ एक ग्रंथ उस काल में लिखे गए थे। उनमें पहला है तुजू के जांगरी, जो जहांगीर के द्वारा ऑटोबायोग्राफी के रूप में या आत्मकथा के रूप में लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इकबाल नामा ए जहांगीरी, जिसके लेखक है मोहम्मद खान। मआसिर ए जहांगीरी, जिसके लेखक है ख्वाजा कामगार। तो जहांगीर के खुद के द्वारा लिखी गई आत्मकथा, मोहम्मद खान और ख्वाजा कामगार के द्वारा लिखे गए ग्रंथों से जहांगीर के काल की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। नूरजहां के द्वारा किस प्रकार से सत्ता अधिग्रहित की गई थी, किस प्रकार से नूरजहां ने षड्यंत्र किए थे, इन सभी की जानकारी इन सभी ग्रंथों में हम देख सकते हैं। जहांगीर के बाद शाहजहां और औरंगजेब, इनके काल से संबंधित भी कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज ग्रंथ के रूप में लिखे गए हैं। उनमें सबसे पहला है खाफी खां के द्वारा लिखा गया ग्रंथ मुंतखब उल लुबाब मोहम्मद शाही। इस ग्रंथ में खाफी खां के द्वारा शाहजहां से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अगला है नुस्खा ए दिलकुशां। भीमसेन के द्वारा फारसी भाषा में लिखा गया यह ग्रंथ शाहजहां के काल की और औरंगजेब के काल की जानकारी देने वाला बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यह माना जाता है कि भीमसेन जो खुद दक्षिण के अभियानों में कई बार साथ में था, तो दक्षिण के अभियान जो भी थे उन सभी अभियानों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उसने अपनी पुस्तक नुस्खा ए दिलकुशां में दी है। इसी जानकारी के आधार पर इसी पुस्तक के कुछ अंशों को अंग्रेज इतिहासकार स्कॉट महोदय ने 1794 में प्रकाशित भी करवाया था। हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन, डेक्कन यानी दक्षिण भारत, दक्षिण भारत के अभियानों से संबंधित जो जानकारियां नुस्खा ए दिलकुशां में मिलती है, उन सभी जानकारियों को स्कॉट के द्वारा उसको पब्लिश भी करवाया गया था। अगला है बादशाहनामा, शाहजहां के शासनकाल से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ, जिसके लेखक है मोहम्मद अमीन कज़वीनी। दूसरा एक और ग्रंथ है जिसे बादशाहनामा या बादशाहनामा कहा जाता है। इसके लेखक है अब्दुल हमीद लाहौरी, लेकिन यह ग्रंथ को पूरा नहीं कर सके, इसलिए इस ग्रंथ को कंप्लीट करने का काम मोहम्मद वारिस के द्वारा किया गया था। तो कई बार कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखे गए ग्रंथ बादशाहनामा को किसने पूर्ण किया, तो इसका आंसर आएगा मोहम्मद वारिस के द्वारा इसे कंप्लीट किया गया था। एक और फारसी भाषा की पुस्तक है खुलासातुत तवारीख, जिसे मुंशी सुजान राय के द्वारा लिखा गया था। प्रांतीय भारत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और मुगल शासकों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इस ग्रंथ में हम देख सकते हैं। अगला है फुतुहात ए आलमगीरी, ईश्वरदास नागर के द्वारा इसे भी फारसी भाषा में लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जा सकता है, जो मुगल काल के शासकों की जानकारी, उनके साम्राज्य विस्तार की, उनकी आर्थिक व्यवस्था, उनके आक्रमण, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी से मिलती है। अगला है आलमगीरनामा, औरंगजेब के काल से संबंधित ग्रंथ, जिसका नाम है आलमगीरनामा। काजिम सिराजी या मिर्जा मोहम्मद खान के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया था। औरंगजेब के काल से संबंधित जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है फतवा ए आलमगीरी। फतवा ए आलमगीरी एक प्रकार से औरंगजेब के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ माना जाता है, लेकिन इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह शरीयत कानूनों पर आधारित कानूनों का संग्रह माना जाता है, क्योंकि इस्लाम में कुरान और शरीयत पर आधारित ही न्याय व्यवस्थाएं चलती है, कानून चलते थे, तो उन्हीं कानूनों के संग्रह के रूप में औरंगजेब के द्वारा फतवा ए आलमगीरी ग्रंथ लिखा गया था। लेकिन इस ग्रंथ को औरंगजेब ने अकेले नहीं लिखा था। जो दूसरे इस्लामिक स्कॉलर्स थे, दूसरे इस्लामिक विद्वान थे,
उन विद्वानों ने भी औरंगजेब को इस ग्रंथ में अपनी तरफ से काफ़ी सहयोग दिया था। इनमें एक इस्लामिक विद्वान है जिसका नाम है हैजाज के द्वारा भी इस ग्रंथ को लिखने में सहयोग दिया गया था। तो कुल मिला के फतवाए आलमगीरी औरंगजेब के द्वारा निर्मित और लागू किए गए कानूनों का संग्रह है जो शरीयत कानूनों पर आधारित है। इन सभी ग्रंथों के अलावा कुछ विदेशी यात्री भी भारत में आए थे मुगल काल में। उन विदेशी यात्रियों ने भारतीय प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक इन सभी स्थितियों को देखकर उन्होंने अपने ग्रंथ में इसकी रचना भी की थी। इनमें सबसे पहला विदेशी यात्री था बर्नियर, जो फ्रांस से आया था। उसने एक पुस्तक लिखी थी ट्रेवल्स इन इंडिया। उसने पूरे भारत का भ्रमण किया था और पूरे भारत का भ्रमण करने के बाद उसने शॉर्ट नोट्स तैयार किए गए थे। लेकिन इन सभी शॉर्ट नोट्स के आधार पर जो पुस्तक लिखी गई है ट्रेवल्स इन इंडिया, वह पुस्तक उसने भारत में नहीं लिखी थी बल्कि फ्रांस पहुंचकर और उसने बाद में फ्रांस में जाकर अपने बनाए हुए शॉर्ट नोट्स के आधार पर इस ग्रंथ की रचना की थी। बर्नियर एक अच्छा डॉक्टर भी था। दारा शिकोह की पत्नी जो गंभीर बीमार थी उसका इलाज भी बर्नियर के द्वारा किया गया था। दारा शिकोह के साथ एक दो युद्धों में भी बर्नियर शामिल था। तो कुल मिला के शाहजहां की, औरंगजेब की, दारा शिकोह की बहुत नज़दीकी व्यवस्थाओं को बर्नियर ने देखा है और उसने इन सभी व्यवस्थाओं को ग्रंथ के रूप में ट्रेवल्स इन इंडिया में शामिल कर मुगल काल से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले ग्रंथ की रचना की थी। ये महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। एक और विदेशी यात्री था मनुची, जो इटली से आया था। उसने पुस्तक लिखी थी स्टोरियो डी मोगोर, यानी कि हिस्ट्री ऑफ द मुगल्स, जो 4 वॉल्यूम में है। मनुची भी शाहजहां और औरंगजेब से शासनकाल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देता है। मनुची एक अच्छा युद्ध का ज्ञाता भी था और उसके इसी ज्ञान से प्रभावित होकर आमेर के शासक जय सिंह ने मनुची को अपने युद्ध विभाग में कप्तान के रूप में अपॉइंट भी किया था। ये क्वेश्चन आता है कि जय सिंह के द्वारा किस विद्वान को या किस व्यक्ति को अपने युद्ध विभाग का कप्तान भी बनाया था, तो उसमें उसका नाम आता है मनुची, जो इटली का था। 1899 में मनुची के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी स्टोरी डी मोगोर, उसी स्टोरी डी मोगोर को 1899 में इतिहासकार इरविन के द्वारा इसको इंग्लिश भाषा में भी ट्रांसलेट किया गया था। तो ये बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब, जहांगीर, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इन सभी ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलती है। मुगल काल में जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे उन ग्रंथों की मुख्य भाषा फारसी थी, केवल बाबरनामा को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई है। इसके अलावा ट्रेवल्स इन इंडिया फ्रेंच में लिखी गई, स्टोरी डी मोगोर इटालियन में लिखी गई है। इसके अलावा जितनी भी पुस्तकें हैं वो सभी पुस्तकें मुख्यतः फारसी भाषा में ही लिखी गई है। इन सभी पुस्तकों के साथ साथ मुगल काल में कुछ प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित और धर्म से संबंधित अनेक ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद भी किया गया था। एक झलक उस पर भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़े हुए ग्रंथ हैं जिनका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया और कौन से पुस्तक का अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। उनमें सबसे पहला आता है भागवत पुराण। भागवत पुराण को फारसी भाषा में ट्रांसलेट करने का काम अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल के द्वारा किया गया था। उसके बाद अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा रामायण और महाभारत को भी ट्रांसलेट किया गया था। महाभारत को रज़्मनामा कहा जाता है, उसका फारसी शीर्षक रज़्मनामा लिखा गया था। गणित से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ लीलावती, नीति शतक और नल दमयंती, ये तीनों ही ग्रंथ विद्वान फैजी के द्वारा फारसी भाषा में ट्रांसलेट किए गए थे। शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र दारा शिकोह, जो फारसी भाषा का बहुत बड़ा विद्वान था, उसको इतिहास में और धार्मिक ग्रंथों में बहुत अधिक रुचि थी। इसलिए दारा शिकोह ने बहुत से प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़े हुए ग्रंथों का अनुवाद किया था। उनमें पहला है 52 उपनिषद, जिसे फारसी भाषा में सिर ए अकबर के नाम से शीर्षक देकर उसको अनुवादित किया गया था।
भगवद गीता का अनुवाद, कालिया दमन जिसे अय्यार ए दानिश के नाम से शीर्षक दिया गया, योग वशिष्ठ, ये सभी पुस्तकें दारा शिकोह के द्वारा ट्रांसलेट की गई है। तो कुल मिला के सल्तनत काल की अपेक्षा मुगल काल में विद्वानों ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। हालांकि मुगल काल के इतिहासकारों के द्वारा सल्तनत से संबंधित भी कुछ ग्रंथों में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो बाबर जो 1526 में भारत में मुगल सत्ता स्थापित कर चुका था, बाबर से लेकर शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, फारूकशियर और उसके बाद के जो भी शासक थे उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इन सभी ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलती है। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। आप मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री बाय विशाल सोलंकी सर पर जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और YouTube के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी लिखें कि आपको आज का चैप्टर कैसा लगा। थैंक यू।